अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि एनएसए क्या है। कोई वकील आपको नहीं मिलेगा। एनएसए में होता है एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है जिसमें मजिस्ट्रेट या तो बेल देंगे या फिर जेल देंगे या फिर पुलिस में रिमांड देंगे। ये दूसरे कानूनों से अलग ऐसे है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को ये कानून केंद्र सरकार लगा सकती है, राज्य सरकार लगा सकती है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि एनएसए क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आखिर सचमुच है क्या, इसके प्रावधान क्या है, क्योंकि सभी समाचार चैनल, सभी न्यूज चैनल इसकी बात कर रहे हैं। आज हम एनएसए के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे रासुका भी कहा जाता है हिंदी में, इसने अपनी पावर्स ड्रॉ की है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 से अपनी पावर्स डिराइव की है। उन कानूनों में भी, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी, किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन उसकी की जा सकती थी। और ऐसा ही कुछ प्रावधान किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 1980 में बना था। इसमें कुछ ऐसा ही प्रावधान है। अब यह समझना जरूरी है कि इसमें आखिर व्यक्ति को पकड़ा क्यों जाता है और यह दूसरे कानूनों से अलग कैसे है। सबसे पहली बात, ये दूसरे कानूनों से अलग ऐसे है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर तब पकड़ा जा सकता है अगर डर हो कि वो पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करेगा। पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करेगा, कोई क्राइम कमिट करने वाला है, कोई बड़ा अपराधी है, कोई आतंकवादी है, या फिर भविष्य में चलाए जाने वाले अभियोग से वो एस्केप कर सकता है, बचकर भाग निकल सकता है, तो उस पर ये एनएसए लगाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाता है। अब बेसिकली क्या ये पहला ही कानून है, ये भी सवाल है। नहीं, इस तरह के कानून पहले भी आए हैं, इनकी हिस्ट्री है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1818 में लगाया था बंगाल रेगुलेशन 3, जिसे कहते हैं बंगाल रेजोल्यूशन 3। ये रेगुलेशन जो थी, उसके तहत पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को डिटेंशन में लिया जा सकता था। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि अपराध होने से पहले ही उसे डिटेंशन में लिया जा सकता था और इसके तहत कोई लीगल रेमेडी नहीं दी जाती थी। कोई वकील से सलाह नहीं कर सकते थे, कोई वकील नहीं मिलता था व्यक्ति को और उसे कानून के तहत पकड़ लिया जाता था बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम तो इंडियंस के ऊपर ही रिप्रेसिव लॉ जो है इस तरह का लागू किया गया था। उसके बाद 1919 में लेकर आया गया कौन सा लॉ, वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की बड़ी भूमिका है आजादी की लड़ाई में भी। रॉलेट एक्ट अंग्रेज लेकर आए, भारतीयों को, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उन्हें कुचलने के लिए बेसिकली ये लॉ लाया गया था और इसकी इंटेंशन सही नहीं थी, इसलिए इसका बड़े स्तर पर विरोध भी हुआ। पॉलिटिशियंस ने उस समय विरोध किया, बड़े स्तर पर भारतीयों ने विरोध किया। और आपको याद होगा कि 1919 में ही जलियांवाला बाग में बड़ी घटना हुई थी, बड़ा कत्लेआम हुआ था, वो भी रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था। सैफुद्दीन किचलू और उनके एक साथी, उनको सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद प्रदर्शन करने के लिए हजारों की गिनती में लोग इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग, अमृतसर में, पंजाब में। और उन लोगों को शांत करने के लिए, उन लोगों को वहां से भगाने के लिए एक साजिश रची गई ब्रिटिशर्स की तरफ से और हजारों की संख्या में लोगों का कत्लेआम किया गया गोलियां चलाकर। तो जलियांवाला बाग की घटना भी इससे रिलेटेड है। उसके बाद आजादी के बाद साल 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया, जो कि काफी सालों तक चला और 1969 में यह लॉ एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और उसके बाद मीसा आया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो 1971 में आया, उसे भी 1977 में
अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उनका नाम भी इसी मीसा के ऊपर पड़ा है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम इसी कानून के ऊपर रख दिया था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके इतिहास से रिलेटेड। अब बाद में टाडा भी आया, टाडा को अबॉलिश किया गया। अब एनएसए 1980 में आया था। 1980 में ये जब एनएसए आया, उसके बाद इसका प्रयोग लगातार खूंखार दुर्दांत आतंकवादियों, बड़े अपराधियों और ऐसे लोग जिनसे समाज को, देश को खतरा हो, या भारत के विदेशों से जो रिलेशंस हैं वो खराब होने का खतरा हो, या फिर वो भविष्य में प्रोसिक्यूशन को एस्केप ना कर जाए, अभियोग से बचने के लिए भाग ना जाए, ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए, डिटेन करने के लिए ये कानून लाया गया था। इसके तहत, एनएसए के तहत व्यक्ति पर चार्ज लगाना जरूरी नहीं है, मतलब कि, और पहले 10 दिन तो कोई जरूरत नहीं है चार्ज लगाने की, और इसमें खास तौर पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अगर कोई डिसरप्शन कर रहा है पब्लिक ऑर्डर में तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है एनएसए में। दूसरा, सरकार मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज, इसके लिए जो है एनएसए लगा सकती है। अगर कोई रोक रहा है, कोई जरूरी चीजें सप्लाई होनी है समाज में, जैसे कोविड में दवाइयां सप्लाई होनी थी, मास्क सप्लाई होने थे, अगर कोई उन्हें अवरुद्ध करता, उन्हें रोकता, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एनएसए लगाया जा सकता था। तो इस टर्म को कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन दिस सोसाइटी। तो कुल मिलाकर समाज में अगर कोई भी जरूरी वस्तु है, उसके उनको प्रदान किए जाने को लेकर कोई भी व्यक्ति अवरुद्ध बनता है, कोई भी दीवार बनता है, तो उस पर एनएसए लगाया जा सकता है, सरकार लगा सकती है। अब ये कानून कौन लगा सकता है, इसे इन्वोक कौन कर सकता है? तो कुल मिलाकर ये कानून केंद्र सरकार लगा सकती है, राज्य सरकार लगा सकती है, जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगा सकता है, जिसे डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं कई राज्यों में, वो लगा सकता है, और पुलिस कमिश्नर लगा सकता है। जहां जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है वहां पर पुलिस कमिश्नर लगा सकता है। तो कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकार की पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति पर एनएसए लगाएं अगर वो जरूरी समझते हैं तो। अब डिफेंस ऑफ द कंट्री, किसी भी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो, कोई खिलवाड़ ना कर पाए, ये जरूरी है। फॉरेन कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है वो जरूरी है, उन पर भी अगर कोई व्यक्ति इंपैक्ट डालता है तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है एनएसए जैसे कानून लगाते समय। दूसरा है, अगर ये कानून जब लगाया जाता है तो कोई भी व्यक्ति, जैसे एक तो हो गया कि आप पब्लिक ऑर्डर भंग कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति, कोई फॉरेनर है और उसकी एक्टिविटीज सही नहीं है, तो उसकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए, इसके साथ ही उसे वापस उसके कंट्री में डिपोर्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये कानून बेसिकली लगता कैसे है, क्या सच्चाई है इस कानून की, आगे इसकी प्रोसेस कैसे चलती है? इसमें कोई वकील नहीं मिलता। जैसे आपको नॉर्मल लॉ के तहत अगर अरेस्ट किया जाएगा, ऑर्डिनरी लॉ जो इंप्लीमेंट होता है, उसके तहत आपको अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, जिसमें मजिस्ट्रेट या तो बेल देंगे या फिर जेल देंगे या फिर पुलिस में रिमांड देंगे। तो कुछ भी वो फैसला ले सकते हैं। तो या तो ये होगा, और उसके साथ ही व्यक्ति को अपने वकील को कंसल्ट करने की पावर होती है। उस व्यक्ति को, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको यह बताना होता है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। तो ये तीन बेसिक कारण, ये तीन बेसिक चीजें होती हैं जो कि एक नॉर्मल कानून में व्यक्ति को अधिकार के तौर पर दी गई हैं। मगर एनएसए लगाते समय ये तीनों चीजें ही व्यक्ति को नहीं दी जाती। पहला, उस व्यक्ति को बताया नहीं जाएगा स्टार्टिंग में कि आपको क्यों प्रिवेंटिव डिटेंशन आपकी की जा रही है। कानून के मुताबिक ही उसे बताना कोई जरूरी नहीं है, हालांकि 10 दिन के बाद बताया जा सकता है। उसके बाद दूसरी चीज, वकील नहीं मिलेगा, कोई वकील नहीं हो सकता। हालांकि अपील की जा सकती है, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, मगर वैसे कोई वकील आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो तीसरी चीज, 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, कोई अधिकार इस तरह का नहीं है। 24 घंटे का कोई अधिकार
नहीं है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है। अब इसमें क्या होता है, एनएसए में होता है एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है। अगर केंद्र सरकार ने एनएसए लगाया है तो केंद्र सरकार एडवाइजरी बोर्ड बनाएगी, राज्य सरकार ने लगाया तो राज्य सरकार एडवाइजरी बोर्ड का गठन करेंगे। एडवाइजरी बोर्ड में 3 मेंबर होंगे। ये तीनों मेंबर हाई कोर्ट का जस्टिस अपॉइंट होने की उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो वो हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके हो या फिर उनकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए कि वो हाई कोर्ट के जस्टिस अपॉइंट हो सके। उनको एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाया जाता है। अब इन 3 एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स के सामने पूरा मामला चलता है। जब उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, किसी भी व्यक्ति को ABC को अरेस्ट किया गया है एनएसए के तहत, तो 3 हफ्ते के अंदर एनएसए लगाने का कारण एडवाइजरी बोर्ड को बताना होगा। जो भी एनफोर्समेंट एजेंसी है उसको बताना होगा एडवाइजरी बोर्ड के सामने, भाई इस कारण से हमने इस व्यक्ति पर एनएसए लगाया है। और अगर उस एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि यह कारण सही नहीं है तो वो उस व्यक्ति को फौरी तौर पर तुरंत प्रभाव से रिलीज भी कर सकता है। आप जाइए, आपको गलत पकड़ा गया है। तो एडवाइजरी बोर्ड की इतनी पावर है। दूसरी चीज, एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील की जा सकती है मगर वकील नहीं मिलेगा। जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है, डिटेन किया गया है, उसको अपील करने के लिए वकील नहीं मिलेगा। वो खुद ही अपनी अपील कर सकता है, एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपनी बातें रख सकता है और मेरिट्स के आधार पर एडवाइजरी बोर्ड फैसला करता है। तो कुल मिलाकर ये एक पूरी प्रोसेस है जो एडवाइजरी बोर्ड की चलती है। 3 सप्ताह में कारण बताना होता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को और उसके बाद ये पूरा मुकदमा एडवाइजरी बोर्ड के सामने चलता है। अगर उनको सही लगता है कि ये मामला सही है तो ये पूरा मामला आगे चलता रहता है। अगर लगता है कि गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है तो उस व्यक्ति को रिहा भी किया जा सकता है। बेसिकली क्या चीज है? बेसिकली ये है कि आर्टिकल 22 और सीआरपीसी और आर्टिकल 22 के तहत जो भी अधिकार किसी व्यक्ति को मिले हैं, कभी भी अरेस्ट होने के समय जो अधिकार व्यक्ति को मिले वो अधिकार एनएसए में बिल्कुल भी नहीं दिए गए हैं। और इसके साथ ही जो भी अधिकारी एनएसए लगाएगा, क्योंकि स्टेट में जिला स्तर पर डीएम ही लगाएगा, डीएम अगर किसी व्यक्ति पर एनएसए लगाता है तो डीएम के खिलाफ कोर्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। पहली बात, बहुत ध्यान से आप समझिए, उस अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। दूसरी चीज, अगर किसी व्यक्ति पर एनएसए लगाया गया है, एबीसी पर कोई एनएसए लगा है, तो उसको पेश करवाने के लिए उसके लिए एक लीगल रेमेडी दी गई है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, लीगल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। वो हीबियस कॉर्पस के तहत आता है। आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर हीबियस कॉर्पस की पिटीशन लगा सकते हैं और कह सकते हैं जनाब एनएसए के तहत इस व्यक्ति को पकड़ा गया, इसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर इस ऐसे मामलों पर क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थोड़ी लगाम लगाए रखनी चाहिए और ये एक एब्यूज ऑफ पावर है, क्योंकि पहले भी कई मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे एब्यूज ऑफ पावर बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितना हो सके ऑर्डिनरी लॉ के तहत ही कार्रवाई की जानी चाहिए, एब्यूज ऑफ पावर किसी भी मामले में नहीं किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये पूरी एक हिस्ट्री मैंने आपको बताई है और प्रेजेंट और फ्यूचर इसमें क्या होता है वो सब आपको बताया है। एनएसए के तहत कई लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में आज की तारीख में रखा जाता है, आतंकवादियों को रखा जाता है, ऐसे लोग जो समाज के लिए खतरा हैं उनको रखा जाता है, जो देश की सुरक्षा पब्लिक ऑर्डर भंग कर सकते हैं उनको रखा जाता है, और भविष्य में जो व्यक्ति प्रोसिक्यूशन को अवॉइड कर सकता है, एस्केप कर सकता है, उनको रखा जाता है। नमस्कार, जय हिंद।